स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्राची आप लोगों का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की इस बुक सीरीज में बेहद स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा बुक सीरीज, तो कौन सी बुक की ये सीरीज है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी स्टडी आईक्यू का पब्लिकेशन है। ये हमने जो है बेसिकली एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में पब्लिश किया है, ताकि जो यूपीएससी सीएससी एग्जाम है, जो आप अदर स्टेट पीएससी के एग्जाम्स देते हैं, उसमें जो इन्वायरमेंट के मटेरियल को लेकर एक समस्या रहती है, उसका एक सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सके। तो इस बुक को हम चैप्टर बाय चैप्टर एक सिक्वेंशियल मैनर में कवर कर रहे हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपने लास्ट वाली क्लास देखी है, तो हमने लास्ट वाली क्लास में जो वेस्ट मैनेजमेंट का लास्ट वाला टॉपिक था, बायोमेडिकल वेस्ट, उसको कवर किया था। उससे पिछली वाली क्लास में जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, वो हमने कवर किया था। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट देखा था एंड देन बायोमेडिकल वेस्ट खत्म किया था हमने। देन इसके बाद हमने जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं, ये वाला चैप्टर कवर किया था। देन एयर पॉल्यूशन को कवर किया था, राइट है। अब देखिए, जब एयर पॉल्यूशन को हम कवर कर रहे हैं, तो अभी हम अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स जो ओजोन डिप्लीशन है, अब वो नेक्स्ट चैप्टर हमारा नेचुरली बनता है। तो आज हम पहले ओजोन डिप्लीशन की बात करेंगे एंड देन क्योंकि हम वाटर पॉल्यूशन को कवर कर चुके हैं, तो उसके बाद हम जो है हम एयर पॉल्यूशन को कवर कर चुके हैं, तो उसके बाद हम जो है वाटर पॉल्यूशन को देखेंगे। परफेक्ट है। आप में से बहुत लोगों का मुझे मैसेज आता है कि मैम बुक को कहाँ से परचेज करें, ये बता दीजिए। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बेसिकली बुक का एक लिंक मिल जाएगा। और सबसे आसान तरीका है कि आप क्या कीजिए आप बेसिकली जो स्टडी आईक्यू का एप्लीकेशन है, राइट है, वहां पे जाएंगे तो आपको ना बेसिकली बुक्स का एक अलग से सेगमेंट दिख जाएगा। उस सेगमेंट में आप जाकर क्या कर सकते हैं, बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी बात है, अगर आप फैकल्टी कोड PRACHILIVE प्राची लाइव यूज करते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी बुक आप परचेज कर लीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा जो P2I बैच है, राइट है, जिसमें हमारे द्वारा आपको लाइव क्लासेस दी जाती है, इसमें भी आपको बुक्स का ये पूरा सेट जो है अवेलेबल कराया जाता है। तो इस P2I बैच को भी अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो जो फैकल्टी कोड है प्राची लाइव, इसको जो है आप यूज कीजिएगा, तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। परफेक्ट है। इसके अलावा अगर आप इस बैच के बारे में या बुक्स को लेने के बारे में कुछ भी मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एक छोटी सी फैमिली है, यूपीएससी विद प्राची, यूपीएससी विद प्राची, ये आप सर्च कीजिएगा तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। परफेक्ट है। तो देखो, मैं पूरा जो है आपको बुक पढ़ा दे रही हूँ। अगर आप इस पूरे लेक्चर सीरीज को कवर कर लेते हैं, तो आपको ये बुक ना बस एक केक वॉक लगेगी, मतलब इतनी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए फिर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, मतलब आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या है, ओजोन डिप्लीशन की तरफ चलते हैं। ओके, तो देखिए, कुछ चीजों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि अगर हम बात करें बेसिकली ओजोन की, तो ये क्या है ना। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, O3 होता है ओजोन, राइट है। तो थोड़ा अगर बेसिक्स की बात करें, तो जो आपका O है, राइट है, ये आपका एक एटम है। परफेक्ट है। अगर ये 2 हो जाते हैं, तो ये आपका क्या है, इसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। परफेक्ट है। और अगर आपका O3 है, इट्स नॉट वर्किंग, वाई, चलिए देख लेते हैं। और अगर आपका O3 है, तो वो बेसिकली क्या है, वो आपका ओजोन है। अब ये जो ओजोन है, ये मोस्टली आपको कहाँ पे मिलता है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि ओजोन की हमें जरूरत क्यों है, तब हम देखेंगे कि कहाँ मिलता है। तो आपको पता है कि जो आपका अर्थ है, राइट है, इस पे एनर्जी का जो सोर्स है, वो एकमात्र आपका सन है, राइट है। अब ये सन आपको एनर्जी तो देता है, जिससे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं, देन एक पूरा फूड चेन चलता है। लेकिन साथ में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी के जो यूवी रेडिएशन होते हैं, ये भी तो आते हैं यहाँ से। और अगर ये अर्थ पर पहुंचते हैं, तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस के लिए ये ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो यूवी रेडिएशंस होते हैं, इनमें से कुछ टाइप के आपका जो सेल है, उसको भी जो है बेसिकली पार कर जाते हैं। और अगर आप इन बेसिकली हाई एनर्जी के रेस के ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, तो स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। परफेक्ट है।
तो अब हमें क्या करने की जरूरत है, इन यूवी रेस से खुद को बचाने की जरूरत है। ह्यूमनली हमारे लिए वो पॉसिबल शायद ना हो पाता। प्रकृति ने क्या किया है, एक अम्ब्रेला जो है बेसिकली अर्थ को नेचुरली प्रोवाइड करा दिया है। जैसे अम्ब्रेला हमें रेन से बचाता है, इसी तरह यूवी रेडिएशन से ये अम्ब्रेला हमें बचाता है। ये अम्ब्रेला क्या है, यही ओजोन लेयर है, राइट है। तो जो आपके ये O3 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये जो O3 है ये आपका क्या है, बेसिकली एक लेयर की तरह अर्थ के ऊपर है, परफेक्ट है। और ये क्या करता है, जो आपकी ये हाई एनर्जी के यूवी रेडिएशन है इनको अब्सॉर्ब करता है, जो आपके अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो एक तरीके से ये अर्थ को क्या है, प्रोटेक्ट करता है। दैट्स वाई इसको एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने बताया कि अर्थ के ऊपर एक ये लेयर है, तो एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो अर्थ का जो सरफेस है इससे दरअसल अगर आप 15 से 30 किलोमीटर पर देखोगे तो आपको जो है बेसिकली ये ओजोन की लेयर देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इसका पर्टिकुलर नाम की बात करें तो जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, राइट है, इस स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ये ओजोन देखने के लिए मिल जाएगी। अगर ये ओजोन ना हो तो शायद अर्थ पर जीवन वैसे संभव ना हो पाता जैसे आज ये पॉसिबल हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट है। अब देखो ओजोन का जो निर्माण है और जो ओजोन का डिस्ट्रक्शन है ये ना नेचुरली होते रहता है। इसको थोड़ा सा समझो। देखो मैंने क्या बताया, आपके ऑक्सीजन के 3 बेसिकली एटम मिलकर क्या कर रहे हैं, ओजोन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है, राइट है। अब देखो कुछ इस तरीके के ये दिखाई देते हैं। अब ये जो बेसिकली सन की हाई एनर्जी है ये क्या करती है, इनको ब्रेक डाउन कर देती है। तो बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से एक सिंगल ऑक्सीजन का आपका एटम है और आपका एक डायोटम ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाएगा। इनके दो एक साथ बॉन्ड में है, एक सिंगल है। तो अब देखिए O3 था तो ओजोन का काम कर रहा था, सिंगल है या दो है तो वो ओजोन नहीं है। तो ये क्या है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन मान लीजिए ऐसे और भी ज्यादा डायटम ऑक्सीजन आपके पड़े हुए थे, अब ये सिंगल मान लीजिए इसके साथ जाके मैच कर जाता है, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, परफेक्ट है। तो यानी कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पर नेचुरली अगर अलग से कुछ नहीं वहां पे है, नेचुरली दो प्रोसेस होते रहती हैं। एक आपका फॉर्मेशन ऑफ ओजोन यानी कि ओजोन का निर्माण, और एक आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन यानी कि जो आपके ओजोन का यहाँ पे नष्ट होना होता है, ये नेचुरली होता है, परफेक्ट है। तो अगर ये हमारे बेसिकली ब्रेकडाउन भी हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म भी हो जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम होती है जब इस नेचुरल प्रोसेस के अंदर कुछ पॉल्यूशन का लेवल पहुंच जाए, यानी कि जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है अगर वहां पे पॉल्यूशन की एंट्री हो जाए और कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यहाँ पर पहुंच जाए, ठीक है जी, कुछ आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यहाँ पर पहुंच जाए और ये कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस करने लगे कि ओजोन का जो ब्रेकडाउन का रेट है वो तेज हो जाए और ओजोन का फॉर्म होने वाला जो रेट है वो उसको कवर अप ना कर सके। यानी कि अब ओजोन का विनाश ज्यादा हो रहा है बट ओजोन का निर्माण इतना नहीं हो पा रहा। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे इस ओजोन में कमी आने लगेगी। अब देखो इस कमी को हमें मेजर करना पड़ेगा, नापना पड़ेगा। किसी भी चीज की क्वांटिटी को अगर हम कमियां ज्यादा बोल रहे हैं दैट मीन्स हमें मेजर करना पड़ेगा। तो ओजोन को हम डेप्सन यूनिट में नापते हैं। 220 डेप्सन यूनिट से नीचे या अगर इतना ओजोन आपका पहुंच गया है तो हम मानते हैं कि ओजोन का डिप्लीशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ओजोन जो है यहाँ पे खत्म होनी स्टार्ट हो चुकी है, परफेक्ट है। अब देखो ये कैसे होगा, बात आई पॉल्यूशन की। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो इस ओजोन को बेसिकली विघटित कर देते हैं, ठीक है, जिस ओजोन को डिप्लीट करते हैं वो क्या स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल जो आपका है वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट है। ये जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका इस वाले O3 के साथ है ना एक केमिकल रिएक्शन करता है तो आपका जो ओजोन का एक तरीके से ब्रेकडाउन है वो काफी स्पीड से हो जाता है। थोड़ा समझते हैं क्योंकि यही समझना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो हम आसानी से कर लेंगे। हमने देखा कुछ इस तरह के बोन्स जो है आपको बेसिकली आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पर देखने के लिए मिलते रहते हैं,
ठीक है, ये आपके अपर एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलते हैं। एक फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन नेचुरली चलते रहता है। अगर ये आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये यहाँ पर पहुंचता है तो अगेन जो आपके यूवी रेडिएशन है ना, वो क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक डाउन कर देंगे, राइट है। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आपका क्या होगा, जो Cl है यानी कि जो क्लोरीन है, ये बेसिकली अलग हो जाएगा, राइट है। ये क्लोरीन क्या है, अलग हो जाएगा। अब ये क्लोरीन जाके एक रिएक्शन आपका करेगा ओजोन के साथ, यानी कि कुछ इस तरीके से Cl प्लस O3, ये रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इससे आपका क्या है, एक तो ClO बना हुआ मिलेगा और एक आपका O2 मिल जाएगा। तो यानी कि जो O3 आपका ऑक्सीजन था वो यहाँ पे टूट गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि बात ना सिर्फ इतने पे ही नहीं रुकती है, बात सिर्फ इतने पे नहीं रुकती है। अब ये जो ClO है प्लस O2 है, राइट है। अब ये जो ClO है ये वापस से क्या करेगा, फिर से क्या है बेसिकली, जो अगर कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कहीं पे घूम रहा होगा उसके साथ क्या है, एक रिएक्शन कर देगा, ठीक है। देखो ये जो Cl है ना, ये इसने सिर्फ एक ऑक्सीजन को नहीं तोड़ा है, अब इसके पास ये पावर है कि ये हजारों ऑक्सीजन्स को क्या है बेसिकली तोड़ सकता है। अब देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आ जाते हैं कि आपके अपर एटमॉस्फेयर में आपके O3 है, डायटम ऑक्सीजन है, कुछ सिंगल ऑक्सीजन भी है, राइट है, यानी कि एटम है, नॉट द ऑक्सीजन, एटम है। तो अब आपका जो ये ClO बना है प्लस O2 बना है, तो ये जो ClO है ये इस O के साथ फिर से रिएक्शन करेगा और अब ये बेसिकली क्या हो जाएगा, वापस से क्लोरीन बन जाएगा और एक आपका O2 बन जाएगा, राइट है। अब ये क्लोरीन फिर से क्या करेगा, ये O3 के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, फिर ClO बनेगा प्लस O2 बनेगा, ये ClO फिर से O के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, यहाँ से आपका Cl रिलीज हो जाएगा प्लस O2 बन जाएगा और ये एक सिंगल क्लोरीन 100, 1000, 10,000 ऑक्सीजन के जो आपके मॉलिक्यूल्स है उनको तोड़ सकता है, एक सिंगल क्लोरीन। दैट्स वाई ये इतना ज्यादा चिंताजनक होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन ही नहीं बल्कि जो ब्रोमीन है, आपके कुछ हैलोन्स हैं, ये कुछ ऐसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, एक बार अगर इन्होंने अपना जो है जगह बना ली स्ट्रेटोस्फेयर में और वहां पे उन्होंने अगर ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया, फिर ये चेन रिएक्शन चलना स्टार्ट हो जाता है और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक वहां पे सस्टेन कर जाते हैं तो इसको फिर रोकना, वापस से ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो रिएक्शन है ना, ये दरअसल जिम्मेदार है ओजोन के डिप्लीशन के लिए। अब देखो इसके बाद एक टर्म आती है आपके सामने, ओजोन होल। वो क्या है, राइट है, ओजोन होल। ओजोन डिप्लीशन हमें समझ में आ गया कि भाई 220 डेप्सन यूनिट या इससे कम जब हमारा ओजोन हो जाता है तो मानते हो ओजोन हमारा डिप्लीट हो रहा है। तो ओजोन होल का मतलब क्या है, इफ दिस इज योर अर्थ, तो हमें ना नाम सुन के क्या लगता है कि अगर ये हमारी बेसिकली एक लेयर थी, है ना, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे भाई एक होल हो गया है, राइट है, एक क्या है, होल हो गया है। बट ऐसा नहीं होता, होता बल्कि क्या है, अगर मान लीजिए ये पूरा आपका एक ऑक्सीजन का लेयर था, यहाँ पे ना ये कुछ ऐसा हल्का हो जाएगा एंड देन ऐसे, तो हम इसको जहाँ पे ऑक्सीजन की ना जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओजोन, राइट, माफ कीजिएगा अगर मैंने ऑक्सीजन बोला है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओजोन जब काफी कम यहाँ पे रह जाती है उसको हम ओजोन होल बोलते हैं, राइट है, क्या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं। ये हमें कहाँ पे दिखाई दिया, ये हमें जो अंटार्कटिका है वहां पर दिखाई दिया था और वहां पे भी जब बेसिकली स्प्रिंग का स्टार्ट होता है, यानी कि जो सितंबर वाला टाइम होता है ना, उस टाइम पर, ठीक है। अब देखो कुछ ना इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो सबसे ज्यादा जो फॉर्मेशन होता है ओजोन का, याद कर लीजिएगा, वो होता है इक्वेटर पर। सबसे ज्यादा ओजोन का फॉर्मेशन होता है इक्वेटर पर एंड देन विंड के सहारे ये जो है बेसिकली एक तरीके से कहां तक चला जाता है, पोल तक चला जाता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सबसे ज्यादा सांद्रता जो आपको ओजोन की देखने के लिए मिलेगी वो पोल्स पर मिलेगी। सबसे ज्यादा सांद्रता कहाँ देखने के लिए मिलेगी, पोल पर मिलेगी, राइट है। दो फैक्ट तो ये याद रखिएगा। तीसरा एक फैक्ट ये याद रखिएगा
कि दरअसल आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि ये जो बेसिकली अंटार्कटिका है, यहीं पर ये ओजोन का होल क्यों बना है। देखो अंटार्कटिका ना बाकी जगह के कंपैरिजन में काफी ठंडा है, राइट है। तो इस ठंडे मौसम की वजह से वहां पर ना पोलर वॉर्टेक्स ये बनते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। आप ये मान लीजिए सर्कुलेशन का जो है यहाँ पर एक बन जाता है, जो बहुत ज्यादा कोल्ड एयर यहाँ की है ना, वो इस तरीके से एक सर्कुलेशन में मूवमेंट करती है, और इस सर्कुलेशन के मूवमेंट की वजह से जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है वो इसके बीच में क्या एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे सर्कुलेट करते करते बहुत सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या है, एक्यूमुलेट हो गए। तो ये पोलर वॉर्टेक्स जो है एक बिल्कुल सही आप कह सकते हैं बैकग्राउंड देता है ओजोन के डिप्लीशन के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप एक और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ना आपको ना फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा एक अलग तरह के क्लाउड्स का। परफेक्ट है, एक जो अलग तरह के क्लाउड्स होते हैं वो यहाँ पे देखने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से कि किस तरह के वो क्लाउड्स होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, किसी को पता है? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, क्या बोलते हैं उनको? आपके पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स यहाँ पे जो है बनते हैं अगेन कोल्ड मौसम की वजह से। ये जो बेसिकली आपके पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं ये एक ना बैकग्राउंड दे देते हैं, या आप कह सकते हैं सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं इस केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं सरफेस दे देते हैं। तो ये जो आपके बेसिकली पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, जो आपका पोलर वॉर्टेक्स है, ये दो ऐसे रीजन है जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन आपको देखने को मिला है। परफेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो अगर हम बेसिकली ये देखें कि जो ह्यूमंस हैं वो इस ओजोन को लेकर कब जाकर थोड़ा सा जो है अवेयर हुए। ठीक है, कब जाके हमें सबसे पहली बार पता चला कि भाई इस तरह की कोई चीज हो रही है और हमें उसे ठीक करना है। तो ये वाला जो दौर था ये था 1974 का। कब का था? 1974 में कुछ साइंटिस्ट ने पहली बार हमें जो है चेतावनी दी कि जो क्लोरोफ्लोरो आपके कार्बन्स हैं इनकी वजह से क्या है आपका ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। परफेक्ट है। इसके करीब 3 साल बाद लगभग 1977 के आसपास जो आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो एक वर्क एक्शन प्लान लेकर जो है बेसिकली आता है। ठीक है, एक जो है वर्क एक्शन प्लान लेकर यहाँ पर आता है, और फिर 1985 में साइंटिफिकली इस बात को मान्यता मिल जाती है कि जो आपका अंटार्कटिका है वहां पर एक ओजोन होल जो है बेसिकली बन रहा है। क्या हो रहा है? एक ओजोन होल बेसिकली बन रहा है। तो अब दुनिया को पता चला कि जो हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, हेलोन्स है ना, इन सारी चीजों को क्या है आपने रोकना पड़ेगा। इनकी जो हम बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इनका यूज हो रहा है, खासकर जो कूलेंट बेसिकली इंडस्ट्री होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर्स में जो कूलिंग के लिए आप बेसिकली एजेंट इस्तेमाल करते हो, है ना, ये सब क्या है, ये सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। तो इनको हमें धीरे धीरे क्या करने की जरूरत है? फेज आउट करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? फेज आउट करने की जरूरत है। तो इसके लिए क्या आया, एक आपका वियना कन्वेंशन आ गया। ठीक है, वियना जो संधि है वो ओजोन से रिलेटेड है। इसमें ये कहा गया कि भाई जो भी हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं इनको हम फेज आउट करेंगे, इनके ऑल्टरनेट लेकर आएंगे। देन इसी के अंदर एक आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। ठीक है, आपका फिर क्या आ जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ जाता है। देन इसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट होती है जिसमें से एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है लंदन अमेंडमेंट। ठीक है, दरअसल लंदन अमेंडमेंट के जरिए हुआ क्या था, एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म लेकर आए थे कि देखो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आसान नहीं है इन सब्सटेंसेस को फीज आउट करना, क्योंकि इनके अपने इंडस्ट्रियल जो है यूज थे। भाई आप इनको यूज कर रहे थे तभी तो इनका प्रोडक्शन कर रहे थे, है ना, आपके काम की चीजें होंगी ये। तो इनको फीज आउट करना या इनके ऑल्टरनेट्स लेकर आना ये आसान तो होगा नहीं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात कही गई। दूसरा यहाँ पे क्या कहा, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बट डिफरेंट होगी। भाई जिम्मेदारी सबकी है
ओजोन को बचाने की, क्योंकि ये हम सबके लिए प्रोटेक्टिव लेयर है, बट कुछ डिफरेंट जो है होगा, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको थोड़ा लंबा टाइम दिया गया चीज़ों को फेज आउट करने का, डेवलप्ड कंट्रीज को जल्दी ही चीज़ें फेज आउट करने के लिए कहा गया, और इस लंदन अमेंडमेंट में एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी दे दिया गया। एंड देन इसके बाद 2016 के आसपास एक किगाली अमेंडमेंट और आता है, जो आपके फिलहाल के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका फिर किगाली अमेंडमेंट आता है। इसके बाद ये तो ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, फिर इंडिया के लेवल पर भी कुछ चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। परफेक्ट है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, अपनी बुक की तरफ चलते हैं और इसमें देखते हैं कि कितने शानदार तरीके से सारी चीजें आपको बताई हुई है। पहले आपको देखो ओजोन लेयर एंड जो डिप्लीशन है उसके बारे में यहाँ पे मिल जाएगा। जो डायग्राम मैंने आपको बनाकर दिखाया है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। नेचुरल ओजोन का प्रोडक्शन हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में, 2 डायटोम थे, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स थे, ये आपस में मिल गए, आपका ओजोन का एक मॉलिक्यूल बन गया। ओजोन डिस्ट्रक्शन की बात करें, आपका ओजोन था यूवी रेडिएशन से ब्रेक डाउन हुआ, डायटोमिक ऑक्सीजन बना प्लस एटॉम बना एक सिंगल ऑक्सीजन का, एंड इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। परफेक्ट है। फिर बताया गया ओजोन लेयर के बारे में, तो कैसे हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर में है आपको स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन देखने के लिए मिलता है। अब देखो इसका एल्टीट्यूड के साथ वेरिएशन होता है, यानी कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, तो उसमें ना आपको अलग अलग हाइट पे अलग अलग एल्टीट्यूड पे ओजोन देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप देखो हाईएस्ट लेवल जो ओजोन का आप ऑब्जर्व करते हो वो 19 से 30 किलोमीटर पर ऑब्जर्व करते हो। फिर ओजोन का फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया कि मैंने बताया इक्वेटर पर आपका ओजोन जो है बनता है, एंड उसके बाद विंड्स उसको क्या है हायर लैटिट्यूड्स की तरफ ले जाते हैं, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर रीजनल वेरिएशन आपको जो है ओजोन के लेवल में देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो जनरली आपको कनाडियन जो आर्कटिक होता है और बेसिकली जो आपका ये देखिए साइबेरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए मिलेगा। सबसे लेस कहाँ देखने के मिलता है, इक्वेटर पे, जो मैंने आपको बताया था। परफेक्ट है। डेली वेरिएशन भी देखने के लिए मिलता है। अब एक चीज और समझ लो, गुड ओजोन वर्सेस बैड ओजोन। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, मैम ओजोन तो अच्छी होती है, तो प्रोटेक्टिव लेयर, तो बैड वर्ड कहाँ से आ गया। देखो आपकी ना जितनी भी ये ओजोन है ना, इसमें से ऑलमोस्ट जो 90% है वो तो आपको क्या है स्ट्रेटोस्फेयर में ही देखने के लिए मिलती है। दिस इज अ गुड ओजोन, दिस इज अ गुड ओजोन। तो ये तो सिर्फ 90% है ना, बाकी की 10% कहाँ गई। तो जो बाकी की 10% है वो आपको क्या है, आपका जो अर्थ वाला एटमॉस्फेयर है ट्रोपोस्फेयर के नीचे, है ना, यहां देखने के लिए मिलती है। इसको हम ग्राउंड लेवल ओजोन भी बोलते हैं। अब ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ये क्या करती है, जो आपके कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं प्लस जो आपके कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनके साथ प्लस जो आपका क्या है बेसिकली सन का एक एनर्जी है ना, एक क्या करती है रिएक्शन करती है, और इससे जो है बेसिकली करके वो एक पॉल्यूटेंट बन जाती है। क्या बन जाती है, प्रदूषक बन जाती है, और इसके बाद ये क्या है हमारे लिए एयर पॉल्यूशन का कारण बनती है। तो ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं साथ में जो आपके वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके साथ केमिकल रिएक्शन करके एक ऐसा पॉल्यूटेंट बनाती है जो हमारे लिए एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है, और फिर हमारे लिए वो जो एयर है वो ब्रीथ करने लायक नहीं रहती। दैट्स व्हाई दिस इज अ बैड ओजोन। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर में है दिस इज अ गुड वन, और अगर आपकी बेसिकली ग्राउंड लेवल पर है तो दिस इज अ बैड ओजोन। परफेक्ट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि 23 अगस्त को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, शाम को 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो आप में से जो लोग अभी भी किसी कारणवश एडमिशन लेने से रह गए हैं उनके लिए एक आखिरी मौका है। 31 अगस्त को बेसिकली एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, तो अभी आपके पास ये एक लास्ट चांस है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, फिर तो अगस्त भी खत्म हो जाएगा। तीनों भाषाओं में आपको जो है यहाँ पे कोर्स मिल रहा है, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो ले लीजिएगा। 31 अगस्त को एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और
और लाइव क्लासेस यहाँ पे होंगी, आपको P2I बैच यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है फैकल्टी कोड प्राची लाइव, इसको जो है ध्यान रखिएगा। और बाकी मैंने आपको डिटेल और भी शेयर की हुई है, और साथ में इस बैच से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन आप करना चाहते हो, बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आपने कोड लगाया है नहीं लग रहा है, फीस पे करना चाहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे बैच के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो यही आपको जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम के अकॉर्डिंगली बताया हुआ है। ठीक है, गुड ओजोन बैड ओजोन का एक आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। फिर ओजोन डिप्लीशन की बात बताई गई है जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पे आपको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में बताया गया। एक आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जिनको आप रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर्स में यूज करते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होंगे, CFC के रिप्लेसमेंट के रूप में लेकर इनको आए थे। ठीक है, हेलोन्स जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वहां पर यूज करते हो। ठीक है, मेथाइल ब्रोमाइड है। ठीक है जी, इसके अलावा आपका देखो यहाँ पे जो आपका ब्रोमोक्लोरोमीथेन है ना, ये सब क्या है आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है। अब देखो स्ट्रेटोस्फीयर में कैसे डिस्ट्रक्शन होता है, मैंने अगेन बताया कि जैसे आपके जो CFCs हैं, जो आपके क्लोरीन और ब्रोमीन है, जब ये बेसिकली क्या है यूवी रेडिएशन की वजह से सिंगल होकर स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते हैं, वहां पे ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करते हैं एंड देन एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। वही क्या है ओजोन डिस्ट्रक्शन है स्ट्रेटोस्फीयर में। देन अंटार्कटिक पर जो ओजोन होल है उसकी बात बताई गई है, और बताया गया है कि बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर की वजह से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स वहां पर बनते हैं, और यूनिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस यहाँ पे है, आपका पोलर वॉर्टेक्स बनता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है सर्कुलेट करते रहते हैं, और बेसिकली क्या है यहाँ पे कोल्ड एयर का मास बीच में ट्रैप रहता है, उसी में क्या है ये बेसिकली एक्यूमुलेट कर लेते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है जी, तो इसकी वजह से यहाँ पे बताया हुआ है। परफेक्ट है। इसके बाद देखो अब इम्पैक्ट की बात करते हैं। अब तक हमें ओजोन समझ में आ गया, ओजोन डिप्लीशन समझ में आ गया, फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन समझ में आ गया, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का ब्रोमीन क्लोरीन जैसे जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं उनकी वजह से कैसे डिस्ट्रक्शन होता है ये समझ में आ गया, ओजोन होल समझ गए हम, गुड एंड बैड ओजोन समझ गए। अब इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं, राइट है। तो इसका ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सनबर्न हो सकते हैं, आपका जो है एज से पहले जो एजिंग होता है, राइट है यानी कि एक तरीके से जो आपका प्री मेच्योर एजिंग है वो हो सकता है, जो मेलानोमा होता है उसका ज्यादा प्रोडक्शन या लेस प्रोडक्शन हो जाएगा, आपको बेसिकली क्या है आई विजन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, ह्यूमन इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी, तो ह्यूमन की हेल्थ के लिए खराब है। इसी तरह हम एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री की बात करें तो जैसे आपकी कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, आपका कॉर्न्स है, सोयाबीन, व्हीट, राइस है, इस पे इसका असर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये UVB रेडिएशन जो सन का होता है उसको लेकर सेंसिटिव होती है। ठीक है जी, इसके अलावा बहुत सारे ट्री वगैरह ऐसे हैं जो UVB रेडिएशन को लेकर सेंसिटिव होते हैं, ओजोन नहीं होगा तो वो सीधे जो है आपके पास आ जाएगा। परफेक्ट है। इसी तरीके से जो हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं उन पे भी इसका असर देखने को पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखो कहते हैं कि जो ओजोन डिप्लीशन है उसका मॉनसून पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, राइट है। दरअसल ओजोन डिप्लीशन होने की वजह से जो प्लैनेट का टेम्परेचर है, तापमान है, उसमें एक डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, और अगर प्लैनेट का जो टेम्परेचर है उसमें चेंज आता है, फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मॉनसून पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भारतीय मॉनसून है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, बहुत सारे फैक्टर्स मिलते हैं तब जाके इंडियन मॉनसून की दशा तय होती है। तो ओजोन डिप्लीशन का हमें इसलिए भी ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि इसकी वजह से क्या है इंडियन मॉनसून पे भी एक असर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए 1985 में वियना कन्वेंशन आया कि भाई ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन करना जरूरी है। इसी के तहत 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। ठीक है जी, देन इसके बाद देखो आपका लंदन अमेंडमेंट यहाँ पर आया था, और इस लंदन अमेंडमेंट में क्या है बेसिकली ये कहा गया कि हम जो है CFC को, हेलोन्स को, कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या है बेसिकली फेज आउट कर देंगे। कब तक? 2000 तक। किसके लिए? डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या कहा? 2010 तक कर देंगे। ठीक है, देन इसके बाद कोपेनहेगन अमेंडमेंट आया, देन आपका मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट इसके तहत आया, देन इसी तरीके से अब 2016 का सबसे लेटेस्ट आपका किगाली अमेंडमेंट था, और इसमें ये कहा गया था जो हमारे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, HFCs हैं, इनको भी क्या है फेज आउट करना है।
परफेक्ट है, इनको भी क्या है फेज आउट करना है। यहाँ पे वियना कन्वेंशन के बारे में डिटेल से देखने के लिए मिल जाएगा और आपका फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखने के लिए मिल जाएगा। परफेक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम बेसिकली आ जाते हैं इंडिया की तरफ से क्या एफर्ट किए जा रहे हैं ओजोन डिप्लीशन को लेकर। तो सबसे पहले देखो, भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन दोनों को ज्वाइन कर लिया था। कन्वेंशन को 1991 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1992 में, राइट है। इसके अलावा हमारे पास ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को लेकर रेगुलेशन कंट्रोल वाले रूल हैं 2000 के। इसके बाद इसमें हमने कई बार अमेंडमेंट किया है। 2019 में आपको यहाँ पे लेटेस्ट अमेंडमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनका रेगुलेशन, स्टोर करना, यूज करना, इन सारी चीजों के बारे में जो है आपको गाइडलाइंस देखने के लिए मिल जाएंगी। परफेक्ट है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बड़े आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक PYQ क्वेश्चन भी दिया हुआ है, बहुत ही प्यार से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। परफेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा जो ओजोन डिप्लीशन वाला चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। आई होप कि चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए अब वाटर पॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमारी बुक में किस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, अगर आपने एयर पॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है ना, तो आपको याद होगा कि जब भी हम पॉल्यूशन को कवर करते हैं, सबसे पहले मैं उसकी एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, राइट है। तो अगर हम वाटर पॉल्यूशन की एक बेसिक डेफिनेशन को लेकर बात करें, तो हमने एक वर्ड सीखा था अपने पिछले वाले लेक्चर में, दैट इज बेसिकली क्या है, कंटामिनेशन, राइट है। तो जो आपकी ना वाटर बॉडीज है, राइट है, वो आपकी जो वाटर बॉडीज है वो कुछ भी हो सकता है, लेक्स हो सकती हैं, राइट है, रिवर हो सकती है, परफेक्ट है, या फिर इसके अलावा जो आपके तालाब वगैरह होते हैं, पॉन्ड्स वगैरह, वो हो सकते हैं। तो जो आपकी वाटर बॉडीज है ना, और साथ में जो आपका ग्राउंड वाटर है, राइट है, क्योंकि वाटर बॉडीज तो आपको सरफेस पे दिखाई देती है ना, एंड ग्राउंड वाटर आपको अंडर द सरफेस दिखाई देता है। जब इनके अंदर कुछ इस तरह के बेसिकली सब्सटेंसेस का एक कंटामिनेशन देखने को मिलता है जो वहां पर नहीं होना चाहिए, जो एक नेचुरल कंपोजिशन ऑफ वाटर नहीं है, राइट है, तो ये जो एक आप कह सकते हैं अनडिजायरेबल कंटामिनेशन है, या तो आपकी वाटर बॉडीज में या तो ग्राउंड वाटर में, यही क्या है, यही आपका वाटर पॉल्यूशन है। परफेक्ट है, दिस इज योर वाटर पॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में जल प्रदूषण कहते हैं। अब देखो, जो आपका ये वाटर पॉल्यूशन है ना, इसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो वाटर पॉल्यूशन है, दो तरह का बेसिकली वाटर आपको अर्थ पे इन जनरल देखने के लिए मिलता है। एक आपका फ्रेश वाटर है, जो आपकी वाटर बॉडीज है, जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है, और एक आपका क्या है, बेसिकली मरीन वाटर है। परफेक्ट है, अब ये जो फ्रेश वाटर है, इसको भी दो तरीके से डिवाइड कर लीजिए। एक आपका है सरफेस वाटर, है ना, और एक आपका क्या है, जो मैंने अभी बताया, आपका ग्राउंड वाटर। अच्छा, ठीक है, मरीन वाटर तो आपको ओशंस में मिलेगा। सरफेस वाटर में भी अगेन दो चीजें आप ध्यान रख सकते हो कि सरफेस वाटर में पॉल्यूशन आया कहाँ से, उसका सोर्स क्या है। तो एक आपका जो है बेसिकली पॉइंट सोर्स हो सकता है, दिस इज नॉट वर्किंग, एंड आपका एक जो है बेसिकली जहां पे नॉन पॉइंट सोर्स है। परफेक्ट है, तो ये आपको एक थोड़ा सा बेसिक डायग्राम पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने बताया एक आपका पॉइंट सोर्स होता है और एक आपका बेसिकली क्या है, नॉन पॉइंट सोर्स होता है, तो इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है और उसका जो वेस्ट वाटर है वो बेसिकली क्या है, उसका जो वेस्ट वाटर है वो बेसिकली क्या है, डायरेक्टली डंप किया जा रहा है किसी रिवर के अंदर या किसी लेक के अंदर। तो यू कैन पिन पॉइंट कि इस लेक में जो ये पॉल्यूशन आया है ये किस जगह से आया है, दैट इज योर पॉइंट सोर्स। परफेक्ट है, लेकिन जो आपका नॉन पॉइंट सोर्स होता है उसका पिन पॉइंट नहीं कर सकते, वो पूरे ना आपके उस सरफेस पे क्या स्प्रेड आउट रहता है। यू कांट एग्जैक्टली से कि भाई यहाँ से ये पॉल्यूशन चल के आया है। तो ये एक डिफरेंशिएशन इनके बीच में होता है। परफेक्ट है, सबसे पहले तो ये क्लियर हो। जब ये आपको समझ में आ जाता है तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमने तीन तरह का वाटर यहाँ पे देखा है, पहले आपका सरफेस, दूसरा ग्राउंड, और तीसरा आपका मरीन। इसके अंदर ये जो पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन आ कहां से रहा है, राइट है। तो देखो, कुछ तो ऐसे सोर्सेज होंगे जो इन तीनों को ही पॉल्यूट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है,
ये जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है ये आपके जो बेसिकली सरफेस वाटर है उसको भी पॉल्यूट करता है। यही जो है बेसिकली लीच आउट हो जाता है ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड वाटर को भी जो है पॉल्यूट कर रहा है, यही आपके मरीन वाटर को भी फिर फाइनली पॉल्यूट करता है। ठीक है, तो जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है ये हो गया। इसके अलावा जो सिटीज वगैरह हैं, अगर उनका जो वेस्ट वाटर है उसको आप ट्रीट नहीं कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर क्या है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है, और वो आप फिर डंप कर रहे हो वाटर बॉडीज में, तो भी ये पॉल्यूशन का एक रीजन बनता है। राइट है। इसके अलावा अगर हम ऑयल स्पिल की बात करें तो ये ज्यादातर बेसिकली आपका क्या है, जो आपका मरीन वाटर है ना, इसके लिए हार्मफुल है। देखो जो ऑयल है ना वो वाटर के ऊपर एक लेयर के रूप में फैल जाता है, तो अब जो एयर के इंट्रैक्शन से ऑक्सीजन उस पानी में घुलती है वो कम हो जाती है। जो बेसिकली एनर्जी या फिर जो सन की लाइट है उसका पेनिट्रेशन जो वाटर के अंदर हो रहा है वो कम हो जाता है। जो उस ऑयल की लेयर के नीचे आपके मरीन ऑर्गेनिज्म है वो सफोकेट होने लगते हैं। ठीक है, उनके जो है लिए ये जो ऑयल स्पिल है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव रिपरकशन रखता है। तो जो ऑयल स्पिल है वो मरीन आप एक्चुअली जो इकोसिस्टम है इसके लिए बहुत खतरनाक एक पॉल्यूशन होता है। तो जब हम ऑयल स्पिल की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली हम जो है मरीन की बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप सी बेड माइनिंग की बात करोगे, सी बेड माइनिंग मतलब जो आपका बेसिकली क्या है, एक तरीके से जो गहराई से है ना, आप क्या कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, कुछ चीजों का बेसिकली क्या है रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, है ना, किसी चीज को क्या है एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो है वाटर के अंदर रिलीज होंगे जो हो सकता है वाटर पॉल्यूशन का कारण बने। क्योंकि देखो वाटर पॉल्यूशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कोई टॉक्सिक केमिकल उसके अंदर घुल गया है, टर्बिडिटी यानी कि जो बेसिकली मटमैलापन होता है ना, वो भी एक वाटर पॉल्यूशन का कारण बनता है। देखो क्लीन वाटर है, क्लीन वाटर के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से घुलेगी, जो सन की लाइट है वो अच्छे से पेनिट्रेट करेगी, तो जो वहां का एक फूड सिस्टम है वो सही तरीके से चलेगा। अगर वाटर टर्बोइड हो जाता है, धुंधला मटमैला पानी हो जाता है, तो ना तो ऑक्सीजन ढंग से घुल पा रही है, ठीक है, इसके अलावा जो लाइट है वो भी अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर रही है, तो वहां का जो एक फूड सिस्टम है उस पर इसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। सीबेड माइनिंग बेसिकली इसका एक रीजन बनती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो जो हम लैंडफिल साइट्स बनाते हैं अपने सॉलिड वेस्ट को डंप करने के लिए, तो वो जो लैंडफिल्स है उसके अंदर जो वेस्ट है वो धीरे धीरे क्या है टॉक्सिक केमिकल्स को लीच कर देता है पानी के अंदर, है ना, तो ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन इससे होता है। इसके अलावा सॉल्ट इंट्रूजन हो जाता है, ठीक है, जो आपका बेसिकली सॉल्टी कुछ सब्सटेंसेस हैं वो जब लीच होने लगते हैं नीचे की तरफ, उसकी वजह से भी आपका जो मीठा पानी है, ग्राउंड जो फ्रेश वाटर है, उसमें भी सॉल्ट इंट्रूजन की वजह से क्या है आपको एक पॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है। एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जिसकी वजह से वाटर के अंदर पॉल्यूशन होता है। जैसे अगर हम विलेज का एक एग्जाम्पल ले लें तो कई बार उनके द्वारा क्या होता है, जो वाटर बॉडीज होती है विलेज की, उसमें अपने लाइफ स्टॉक्स को ना सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिए बल्कि बैदिंग के पर्पज से भी लेकर जाया जाता है, राइट है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है वाटर के अंदर पॉल्यूशन एक तरीके से जनरेट होता है। परफेक्ट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पहले आपको बेसिकली ये एक फ्लो चार्ट पता होना चाहिए कि आपका जो है फ्रेश वाटर के अंदर पॉल्यूशन, मरीन वाटर पॉल्यूशन, फ्रेश के अंदर आपका सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, सरफेस में भी पॉइंट सोर्स और आपका नॉन पॉइंट सोर्स। देन इसके बाद आप देखोगे सरफेस, ग्राउंड और मरीन तीनों वाटर के लिए कुछ जो पॉल्यूशन जो है वो कंबाइन एक सोर्स मान लीजिए वहां से आ सकते हैं, कुछ स्पेसिफिकली हम एक कंटेक्स्ट में जो है यूज करते हैं, जैसे ऑयल स्पिल की मैंने आपके सामने बात की। परफेक्ट है, बल्कि अब तो बहुत सारे से बैक्टीरियाज वगैरह को लेकर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं जो वाटर के ऊपर ये जो ऑयल रहता है इसको ईट कर लेते हैं, तो धीरे धीरे उनके द्वारा क्या है वो ऑयल को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तुम नेचुरल कुछ ऐसे तरीकों की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज को बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बेसिकली मॉडिफाई भी कर रहे हैं ताकि इस ऑयल स्पिल की प्रॉब्लम को क्या है हम ठीक कर सकें। ठीक है जी, तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ने के लिए आता है, जब हमें परिभाषा पता चल गई, डेफिनेशन पता चल गई, जो बेसिकली पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं वो पता चल गए, तो अब हमें इसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए, राइट है। ऐसे हमने एयर पॉल्यूशन भी कवर किया था। तो इम्पैक्ट की अगर बात करेंगे तो ह्यूमन हेल्थ पर इसका एक इम्पैक्ट है। आपको पता है कि डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो बेसिकली पॉल्यूटेड वाटर को पीने से होती हैं, राइट। स्टमक अपसेट हो जाता है जनरली अगर आप अनफिल्टर्ड वाटर वगैरह पी लेते हो, एंड अगर ये लॉन्ग टर्म तक रहता है तो ह्यूमन हेल्थ पर एक लंबा असर देखने को मिलता है। जैसे अगर हम जो हमारी सरफेस वाटर बॉडीज हैं उनमें पॉल्यूशन का एक जियोजेनिक सोर्स की बात करें, क्या मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि भाई कहाँ से जो आपका पॉल्यूशन आ रहा है उसका सोर्स क्या है, जियोजेनिक है। जियोजेनिक मतलब जो आसपास की रॉक्स वगैरह हैं उनकी वेदरिंग होते रहती है, कटाव फटाव होते रहता है, वहाँ से जो है चीज़ें वाटर के अंदर घुलते रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्सेनिक का नाम आपने सुना होगा, ये आर्सेनिक जो वाटर के अंदर चला जाता है तो फिर ये पॉल्यूशन को जनरेट करता है, एंड ये जो आर्सेनिक वाला वाटर अगर आप पीते हो तो बेसिकली इसकी वजह से क्या है, प्रॉब्लम आती है। इसी तरह जो फ्लोराइड होता है वो पानी के अंदर अगर है तो आपको फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम होने लगती है, टीथ जो है वो खराब होने लगते हैं। जैसे अगर मेरा जो नेटिव प्लेस है वहाँ के वाटर में जो फ्लोराइड है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है, और इंडिया में तो कुछ जगह पे आपको जो यूरेनियम है, राइट है, वो भी वाटर के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, तो वो भी एक कंटामिनेशन है। परफेक्ट है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ह्यूमन हेल्थ पर इसका असर देखने के लिए मिलता है। आपकी जो प्लांट हेल्थ है, राइट है, उस पर इसका असर देखने के लिए मिलेगा। एनिमल हेल्थ पर असर देखने के लिए मिलेगा, है ना, क्योंकि वाटर के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। और इसके अलावा जो आपकी इकोनॉमी है, राइट है, जो आपकी अर्थव्यवस्था है, उस पर इसका सीधा सीधा असर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि भाई पानी की वजह से बीमारियां होंगी, और बीमारियों की वजह से फिर क्या है, एक तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आपका ज्यादा खर्च जो है हेल्थ केयर पे चला जाएगा। इसके अलावा आपकी एग्रीकल्चर वगैरह में भी अगर आपका वाटर पॉल्यूटेड है तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, ओवरऑल आपकी इकोनॉमी पे भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे एक समस्या यहाँ पे आती है, उसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। हालांकि मैंने पहले भी आपको इसके बारे में पढ़ाया हुआ है, लेकिन आज फिर एक बार देख लेते हैं। ये जो यूट्रिफिकेशन की समस्या है, इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये एक आपकी लेक है, राइट है, दिस इज योर लेक, और मान लीजिए यहाँ पर आपके कुछ क्या है, बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है। अब इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में बहुत तरह का पेस्टिसाइड, आपका फर्टिलाइजर, बहुत तरह की चीजों का आप छिड़काव करते हो। यहाँ से जो पानी है वो बहते हुए क्या है, आपकी लेक के अंदर पहुंचता है। इस वाले वाटर को एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर कहते हैं। अब ये जो एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर है, ये अपने साथ सेडिमेंट, अपने साथ बहुत अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस जो है, या न्यूट्रिएंट कह लीजिए, वो लेकर आएगा। जब इस वाटर बॉडी के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की क्या है, अधिकता होने लगती है, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके एल्गीज होते हैं, ठीक है, एल्गी ब्लूम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एल्गी एक तरीके से यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे प्रोड्यूस हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा एल्गी जो प्रोड्यूस हो जाएंगे तो इनके ऊपर डिपेंड रहने वाले जो छोटे छोटे आपके टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो है बेसिकली पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, जब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वो बेसिकली मरेंगे भी। उनके मरने की वजह से जो बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करते हैं, उनकी जो है बेसिकली यहाँ पे क्या है, जनसंख्या, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एल्गी ब्लूम जब हुआ है तो इनका प्रोडक्शन का रेट भी ज़्यादा है और इनके डेड होने का रेट भी ज़्यादा है। जब ये डेड हो जाते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया इस लेक में आता है जो इनको डिकम्पोज करता है। जब वो इनको डिकम्पोज करता है तो उस मेटाबॉलिज्म की जो पूरी प्रोसेस है, ऑक्सीजन का वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे का जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये कम हो जाएगा। ठीक है जी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका क्या है, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियाज को ज्यादा से ज्यादा इस पूरे के पूरे मैटर को डिकम्पोज करने के लिए मोर ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की यहाँ पे बेसिकली क्या है, कमी हो चुकी है। तो धीरे धीरे ये जो लेक है ना, ये क्या एक डेड लेक में बन जाएगी। ठीक है, ये जो सेडिमेंट्स यहाँ पे बह के आ रहे हैं, वो जो डेड मैटर है उसकी लेयर यहाँ पे जमना शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे आप देखोगे ये जो लेयर है ना, इसमें
उसमें पानी कम हो जाएगा और आपको इस तरह की जो डेड मटेरियल है वो भरा हुआ दिखाई देगा, डेड लेक ये हो जाती है। यूट्रिफिकेशन का प्रोसेस इसको बोलते हैं। वन ऑफ द रीजन इसका वाटर पॉल्यूशन है। क्या है? वाटर पॉल्यूशन है। तो बेसिकली अगर किसी भी वाटर बॉडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है तो यहाँ का माइक्रोबियल एक्टिविटी काफी ज्यादा हाई है, तो यहाँ पे पॉल्यूशन की इंटेंसिटी को वो दिखाता है। तो वाटर पॉल्यूशन का एक हमें क्या बेसिकली इम्पैक्ट देखने को मिलता है? यूट्रिफिकेशन। ठीक है जी। अब इसको लेकर ना बेसिकली बहुत सारे आपको मेजर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ग्लोबल लेवल पर भी और आपके इंडिया के लेवल पर भी। जैसे एक आपका बेसिकली लंदन कन्वेंशन है। ठीक है, ये जो लंदन कन्वेंशन है ये जो आपका मरीन वाटर होता है उसको लेकर काम करता है। देन आपके पास यूएन क्लोज है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो ये जो यूएन क्लोज है ये जो सी वाटर है उसको रेगुलेट मॉनिटर करने का काम करता है। देन आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो गोल नंबर 6 है ये वाटर से रिलेटेड है। देन यू हैव अ वाटर कन्वेंशन ऑल्सो। ठीक है, तो एक आपके पास जल संधि भी है। साथ में एक ना ब्लास्ट वाटर को लेकर भी आपके पास कन्वेंशन, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ब्लास्ट वाटर होता क्या है? देखो जो आपकी शिप है ना इसके ना तले में क्या है, यहाँ पर पानी भर के रखते हैं इसको एक तरीके से बैलेंस करने के लिए। अब देखो ये किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी दूसरे एरिया में गई है, तो यहाँ से मान लो वाटर भरा एंड दूसरे एरिया में जाके अब इसको क्या है, हॉल्ट करना है, इस पानी को वहां पे रिलीज किया। ये जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ वाटर होता है ना इस ब्लास्ट वाटर की वजह से, बहुत सारे इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज इसकी वजह से जाते हैं, वाटर पॉल्यूशन इसकी वजह से होता है। तो इसको लेकर भी, ब्लास्ट वाटर को लेकर भी क्या है, कन्वेंशन है। एंड देन वाटर का जो एक ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट आपका होता है इसको लेकर भी आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो ये सारा का सारा ढांचा वाटर से रिलेटेड आपको ग्लोबल लेवल पर देखने के लिए मिल जाएगा। परफेक्ट है। इसके अलावा भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी भी काफी ज्यादा न्यूज में था, उसको भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। भारत की बात करें, भारत के लेवल पर अगर हम देखें तो सबसे पहले बात तो वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल है ना, वाटर का जो बेसिकली प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक आपके पास एक्ट है ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का तो पार्ट है ही भारत, साथ में बहुत सारे ना स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाए गए हैं। तो अगर हम एक कह दें यहाँ पे आपको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बेसिकली एक्ट, इसको मैं सिंपल भाषा में लिख देती हूँ। ठीक है जी। दूसरा आप देखोगे गंगा नदी को लेकर आपके पास एक नमामि गंगा प्रोग्राम है, एक अर्थ गंगा प्रोग्राम भी जो है शुरू किया गया था, राइट है, कि सिर्फ गंगा ही नहीं उसके आसपास के पूरे एरिया को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक गंगा साफ नहीं होगी, है ना। इसके अलावा आप देखोगे जो अटल भूजल योजना है ना, ये भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे चलाई गई है। अटल भूजल योजना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा इंडिया के पास अपनी एक नेशनल वाटर पॉलिसी भी है, राइट है जी, अपनी क्या है, एक नेशनल वाटर पॉलिसी भी है। तो भारत के लेवल पे देखो तो हमने काफी सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं। इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये काफी सारे जो है सर्वे एनालिसिस स्टडीज करते रहता है वाटर पॉल्यूशन के लेवल को देखने के लिए। और हाल ही में करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता रही हूँ, उसको अच्छे से कवर कर लेना। भारत का ना पहला द फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस एक हुआ था। ठीक है जी। इस वाटर बॉडी सेंसस से हमें काफी एक बुरी हालत पता चली थी हमारे यहाँ जो वाटर बॉडीज है। ये करंट अफेयर का एक न्यूज है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, जहां से भी आप करंट अफेयर कर रहे हो वहां पे इसको कवर कराया गया होगा। परफेक्ट है। तो ये सारा का सारा जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है ये वाटर पॉल्यूशन के अंदर आपको पता होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा अपनी बुक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो क्या किया हुआ है, बेसिकली वाटर पॉल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज और आपका कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है, नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से भी। नेचुरल का मतलब जो रॉक वगैरह होते हैं, जैसे हमने जियोजेनिक के बारे में पढ़ा था, वहां से आर्सेनिक वगैरह जैसी चीजें अगर मान लीजिए क्या है पानी में मिल रही है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे क्या है डिटेल से बताया हुआ है। इसके बाद देखो फ्रेश वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो आपका सरफेस आ जाएगा एंड साथ में आपका क्या है ग्राउंड वाटर आ जाएगा। सरफेस में आपके पॉइंट सोर्स होते हैं, नॉन पॉइंट सोर्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया है। परफेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए मेजर वाटर पॉल्यूटेंट क्या क्या होता है। एक तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स,
किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस जो है वो अगर आपकी वाटर बॉडी के अंदर है तो वो डिजीज कॉजिंग एजेंट भी क्या है, एक अनडिजायरेबल कंटामिनेशन है। ये एक है बेसिकली पॉल्यूशन का कारण। फिर जो बेसिकली ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वेस्ट होता है, तो बहुत सारा ऐसा वेस्ट है जो बेसिकली क्या, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का काम करता है। तो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वेस्ट को बेसिकली कंज्यूम करते हैं तो उनका जो मेटाबॉलिज्म वर्क करता है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वेस्ट होता है इसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ पे खर्च हो रहा है। ये भी क्या है, वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कम कर देता है। देन आपके इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह है ना, एग्रीकल्चर रन ऑफ की मैंने बात की थी। कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, ऑयल का स्पिल होना, प्लास्टिक का पॉल्यूशन, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा सेडिमेंट्स या कुछ सस्पेंडेड मैटर, मैंने बताया था कि जो सेडिमेंट्स बहाकर आते हैं उसकी वजह से वाटर की टर्बिडिटी का लेवल जो है यहाँ पर बढ़ जाता है, सॉलिड्स वगैरह सस्पेंड हो जाते हैं वाटर के अंदर। कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वगैरह यहाँ पे घुल सकते हैं, मैंने बताया। इसकी वजह से आपका कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, ये सारी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। हीट थर्मल डिस्चार्ज भी होता है, आपके थर्मल पावर प्लांट्स, आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में वाटर को एज अ कूलेंट यूज किया जाता है। देन जब वो वाटर हीट हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, वापस से वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिससे उस वाटर बॉडी का जो है टेम्परेचर में एक वेरिएशन देखने को मिलता है। और मैंने पहले भी बताया था जो आपका एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है वो टेम्परेचर के ज़्यादा वेरिएशन को लेकर बेसिकली अडेप्टेबल नहीं होता है। तो अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तो जो आपका मरीन ऑर्गेनिज्म है या जो आपका एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उस पर जो है असर देखने के लिए एक मिलेगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पे कुछ आपको मेजर सोर्स बताए हुए हैं वाटर पॉल्यूशंस के। तो जैसे अगर हम बात करें अनट्रीटेड डिस्पोजेबल ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, राइट है, या सीवेज का वाटर होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, सॉइल इरोजन है, डिफॉरेस्टेशन है, या आपकी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज चल रही है, या फिर न्यूक्लियर वेस्ट है। सबके बारे में हम ऑलरेडी क्या है डिस्कस कर चुके हैं। देन आती है ग्राउंड वाटर की बात थी, तो ग्राउंड वाटर में जियोजेनिक कॉज हो गया, हमने पढ़ लिया वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज और एग्रीकल्चर डिस्चार्ज, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे मरीन पॉल्यूशन की बात आती है, तो सबसे पहले ऑयल स्पिल मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा देखोगे सीवेज एंड वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज एंड देन सी बेड की माइनिंग, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये आपको किस तरीके से क्या है बताया हुआ है कि कुछ ओशियंस में क्या होता है, जो आपका ओशियनिक करंट का सर्कुलेशन है वो कई बार इस तरीके से बनता है कि जो गार्बेज है उसके ना पैच बन जाते हैं ओशन के अंदर। जैसे ये वाला ना डायग्राम आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे आपका ये नॉर्थ पैसिफिक है, ठीक है जी। आपका कुरोशियो यहाँ पे एक करंट दिखाई देगा, ठीक है। आपकी कैलिफोर्निया करंट दिखाई देती है, नॉर्थ इक्वेटोरियल एक करंट दिखाई देता है। तो ये ना कुछ इस तरीके से मूवमेंट करती है कि धीरे धीरे आसपास के जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ से जो वाटर डंप होता है या जो भी मतलब वेस्ट यहाँ पे आ रहा है वो धीरे धीरे सर्कुलेशन के अंदर इकट्ठा होता रहता है। तो एक ना पैच यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ईस्टर्न गार्बन पैच देख पा रहे हो, इसको नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल हाई भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे वेस्टर्न गार्बन पैच बना है क्योंकि जब करंट आ रही है ना तो अपने साथ कोस्ट से क्या है वेस्ट को इकट्ठा करते लेके आ रही है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके आ रही है। तो ये कुछ गार्बेज पैच भी बनते हैं, इनके बारे में डिटेल से आपको यहाँ पे जो है दिया हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। देखो समुद्रों के अंदर प्लास्टिक पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। इसकी वजह से जो आपके ओशन के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एंटेंगलमेंट होना, वो बेसिकली उसमें फंस जाते हैं। कई बार वो क्या है बेसिकली उसको एक तरीके से इनहेल कर लेते हैं तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाना। जो प्लास्टिक है उसका माइक्रो प्लास्टिक में टूट जाना एंड देन उसको जो है आपके जो एक्वेटिक जीव्स हैं उनके द्वारा इनहेल कर लेना। देन उन एक्वेटिक जीव्स को आपकी फूड चेन में चले जाना, आप उनको कंज्यूम अगर करते हो, सी फूड अगर आप खाते हो उससे वो फूड चेन के अंदर आ जाना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जा रही है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि प्लास्टिक अब ह्यूमंस की ब्लड स्ट्रीम में भी मिलने लगा है। तो जब भी आप मरीन पॉल्यूशन की बात करोगे ना तो मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन आपको वहाँ पे जरूर जो है अच्छे तरीके से रख के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से आपको क्या है एक पूरा का पूरा डायग्राम बनाकर दिखाया हुआ है कि जो माइक्रो प्लास्टिक है वो किस तरीके से जो है आपके वाटर सिस्टम में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे
बेसिकली फिशरीज अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो नेट वगैरह में आपने डाला है, उससे कुछ आपका प्लास्टिक पहुंचा है, ठीक है जी, आपकी प्लास्टिक आपने यहाँ से डाली है, यूवी रेडिएशन से वो धीरे धीरे क्या है बेसिकली डिग्रेड होना शुरू हुई है, तो माइक्रो प्लास्टिक हो गया है। इंडस्ट्रीज वगैरह से जो है पॉल्यूटेंट पहुंचे हैं, आप देखोगे इसको क्या है बेसिकली जो आपके ये फिशेस वगैरह है इनके द्वारा धीरे धीरे क्या है एक्यूमुलेट कर लिया जाता है, जिससे बायो एक्यूमुलेशन हम कहते हैं, हमने लास्ट वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था। इसकी वजह से फिर ये क्या है ह्यूमन फूड सोर्स में पहुंच जाता है, इससे साइकोलॉजिकल डैमेज होते हैं, फूड डिस्टर्ब हो जाता है, लाइट डिस्ट्रीब्यूशन इससे डैमेज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। माइक्रो प्लास्टिक को लेकर मैंने जो हमारा एनवायरमेंट का प्लेलिस्ट है उसमें एक बहुत अच्छा वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, बहुत डिटेल से आपको जो है यहाँ पे चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। देन इम्पैक्ट्स की बात की हुई है, इम्पैक्ट्स में सबसे पहले यूट्रिफिकेशन है जिसको हम कवर कर चुके हैं, ठीक है जी। इसके अलावा फिर आप देखोगे कि यहाँ पे यूट्रिफिकेशन का पूरा आपका डायग्राम बताया है। पहले न्यूट्रिएंट्स का लोड अप होता है, ठीक है जी, फिर यहाँ पे क्या है प्लांट फ्लरिश कर जाते हैं जैसे एल्गी वगैरह। तीसरे ले पे आपका एल्गी ब्लूम हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे डिप्लीट होनी शुरू हो जाएगी, ये डीकम्पोज होंगे, है ना। और फिर आपका 4th नंबर पे देखो जो आपका डीकम्पोजिशन है वो फर्दर होना शुरू होगा, जिससे ऑक्सीजन और कम होगा, डेड प्लांट्स ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाएंगे, बैक्टीरिया डीकम्पोजर्स यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे। और 5th नंबर पे पूरे के पूरे इकोसिस्टम की डेथ हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, ठीक है जी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, परफेक्ट है। फिर बाकी इम्पैक्ट्स की बात की हुई है, देखो कि भाई इकोसिस्टम वगैरह में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे फिर कैसे आपको जो हेल्दी वर्सेस यूट्रोफिक सिस्टम यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो आप देखोगे जो हेल्दी है वो कुछ आपको इस तरह का दिखाई देता है, और जो अनहेल्दी है उसमें आपको देखो एल्गी ब्लूम किस तरीके से ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हुए हैं, बहुत आसानी से आप इनको समझ जाओगे। जैसे पहला आपका क्या है एल्गी ब्लूम, तो जो बहुत सारे एल्गीज जब अचानक से अपना एक प्रोडक्शन करते हैं, देखो एल्गी बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन एल्गी की हो जाए उसको हम एल्गी ब्लूम कहते हैं। अब देखो सारे एल्गीज हार्मफुल नहीं होते, कुछ ना हार्मफुल एल्गीज होते हैं जिनकी वजह से टॉक्सिक गैस जो है आसपास रिलीज होती है, ठीक है, तो उनको हार्मफुल एल्गी ब्लूम्स जो है हम बोलते हैं, ठीक है। एक डेड जोन होता है, वाटर बॉडी के अंदर एक ऐसा एरिया होता है ये जहाँ पे कोई भी एक्वेटिक लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, उसी को डेड जोन बोलते हैं। फिर रेड टाइड बताया हुआ है, इस तरह का एल्गी ब्लूम होता है जो वाटर को ना एक रेड ब्राउन कलर दे देता है, ठीक है। तो ये जो रेड टाइड लीड होती है इससे डिस्कलरेशन हो जाता है कोस्टल वाटर का, इसी को जो है बेसिकली रेड टाइड बोलते हैं। ऐसे ही बायोटाइड भी आपका होता है, एक आपका बायोल्यूमिनेसेंस वाला प्रोसेस होता है, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बेसिकली क्या है लाइट ब्लू कलर की लाइट उनसे रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं वाटर के अंदर पॉल्यूशन को दिखाता है, कुछ के अंदर ये नेचुरल प्रोसेस होता है, राइट। जैसे आपने रात के टाइम पे जुगनू देखे होंगे, है ना, कुछ उसी तरीके से, ठीक है। फिर बताया हुआ है कि इस वाटर पॉल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, तो वाटर बोर्न डिजीज हो जाते हैं, ठीक है जी। केमिकल एक्सपोजर हो जाता है क्योंकि इस वाटर के अंदर क्या है कुछ हैवी मेटल्स वगैरह भी हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन पे इरिटेशन हो जाता है अगर आप इस वेस्ट वाटर को यूज करते हो। इकोनॉमी पे इसका बेसिकली एक प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया का टूरिज्म इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर लेक्स हैं, लेकिन अगर उनमें पॉल्यूशन आ गया तो आपका पूरा का पूरा टूरिज्म का रेवेन्यू जाएगा। हेल्थ केयर कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, जैसे मैंने बताया था, है ना। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन के इम्पैक्ट की बात करें, एंटेंगलमेंट हो जाता है ना। इसके अलावा इंजेक्शन वो उनके द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है। कोरल स्पेस का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जब हमने कोरल रीफ वाला चैप्टर लास्ट टाइम शायद 3-4 क्लासेस पहले कवर किया था, तो उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है जी। देन अगेन इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स वगैरह रहते हैं। फिर हमने बात की थी ग्लोबल मेजर्स की। सबसे पहला लंदन कन्वेंशन मरीन पॉल्यूशन के प्रिवेंशन को लेकर है, ठीक है जी, 1972 में इसको अडॉप्ट किया गया था। देन हमारा यूएन क्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, ये एक ट्रीटी है, तो जो हमारे हाई ओशियंस होते हैं उनको कैसे गवर्न करना है उसके लिए काम करती है, ठीक है जी। 1994 में ये फोर्स में आ गई थी। देन हमारा एक IMO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। देन इसके अलावा ब्लास्ट वाटर को लेकर एक कन्वेंशन है, मैंने आपको बताया था,
ठीक है जी। देन यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी, हाल ही में करंट अफेयर में काफी ज्यादा न्यूज में था, इसको लेकर भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, देन कुछ अदर मेजर्स की बात की हुई है। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में देखिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा जो वाटर पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के पावर गवर्नमेंट को इससे मिलते हैं। देन आपके पास 2012 की नेशनल वाटर पॉलिसी भी है, फिर आपका कुछ नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी है जो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। ठीक है जी, अटल भूजल योजना है, ठीक है, अमृत मिशन आपके पास है, नमामि गंगे प्रोग्राम आपका जो है चल रहा है। ठीक है जी, इसके बारे में देख लीजिए, एक क्लीन गंगा फंड भी है आपके पास। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे शुरू किए गए। नमामि गंगे प्रोग्राम में आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ गंगा की ही बात नहीं की गई, गंगा ग्राम हम बना रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस यहाँ पे कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखना है, अफॉरेस्टेशन हमें करना है, रिवर सरफेस की क्लीनिंग करनी है, ट्रीटमेंट प्लांट्स हमें लगाने हैं, रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट करना है। तो हम बेसिकली ओवरऑल जो वहाँ का पूरा गंगा का इकोसिस्टम है, जो आसपास का पूरा एरिया है, उसको जो है कवर करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ PYQs यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो इन PYQs को तो बहुत आसानी से जो है सॉल्व कर पाओगे। परफेक्ट है। तो आज हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, प्राची लाइव फैकल्टी कोड यूज करना है, एडमिशन लेना है, 31 अगस्त को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। लाइव क्लासेस है, दैट मीन्स जैसे रियल सिचुएशन में पढ़ाई एक ऑफलाइन क्लास सेंटर में होती ना, बिल्कुल वैसे ही होगी, बल्कि ज्यादा बेहतर होगी। वहां पे तो इतने बच्चों को हुजूम होता है कि टीचर्स मिल भी नहीं पाते। यहाँ पे तो एक एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन का जो है ऑप्शन अवेलेबल रहता है, आपको मेंटर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा मींस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हैं और इस बैच का पार्ट है, तो बेसिकली आपके रहने खाने की जो व्यवस्था है वो स्टडी IQ की जिम्मेदारी होगी। आपकी लाइब्रेरी सब कुछ जो स्टडी IQ की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। इस बैच को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि ना सिर्फ आपका पूरा कोर्स जो है कवर हो जाए, बल्कि आपके प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मींस की टेस्ट सीरीज, आपकी इंटरव्यू के लिए जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है वो भी इसी में कवर हो जाए। कुछ भी पूछना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल की डिटेल शेयर कर रही हूँ, वहां पर मुझे पिंग कर दीजिएगा। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको कवर करेंगे और काफी मजा आएगा आपको अगली क्लास में भी। तो स्टे ट्यून टू द स्टडी IQ चैनल, और यस, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।